सो हेलो एवरीवन, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आईएससी एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट्स क्लास 12 का ब्रांड न्यू बैच। आज है हमारा डे 1 और इसके पहले हम YouTube में ऑलरेडी ओरिएंटेशन वाला वीडियो अपलोड कर चुका है। अगर आप लोग नहीं देखा है तो एक बार इस वीडियो को आप पॉज करो, डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिएंटेशन वाला क्लास मिल जाएगा। आप उस वीडियो को पहले पूरा देख लो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि किस तरीके से हमारा क्लासेस चलेगा, किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस होगा, कैसे ऑफलाइन होगा, कौन सा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट का क्या शेड्यूल होगा, डाउट को लेके क्या, डाउट सॉल्विंग को लेके क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, बैच टाइमिंग, बहुत सारा डिटेल मैंने आपको वहां पर डिस्कस करके दिया है। तो पहले आप उसको देख लो, आपका एक टोन सेट होगा क्लास 12 के लिए। उसके बाद आप आके इस वीडियो को पूरा अटेंड कर लेना। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो पूरा क्लासेस हम लोग चालू कर रहे हैं, इसका पहला 3 क्लासेस आपको यूट्यूब पर दिया जाएगा डेमो के फॉर्म में, जिसको आप देखकर डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्लासेस के लिए एनरोल करना है या फिर नहीं करना। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, आपका मेरे संग ट्यूनिंग बैठता है कि नहीं बैठता है, ये सब कुछ आपको इन 3 क्लासेस में समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी या डाउट रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको 2 व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। एक मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, उसमें भी आप मैसेज करके डाउट वगैरह कुछ भी रहता है तो आप पूछ सकते हो। और अगर कोई टेक्निकल चीजों के बारे में आपको पूछना है, जैसे क्लास टाइम को लेके आपको क्वेरी है, आपको फीस स्ट्रक्चर को लेके कोई क्वेरी है, तो नीचे आपको ऑफिस का नंबर मिल जाएगा, उसमें भी कांटेक्ट करके आप अपने डाउट क्वेरी को पूछ सकते हो। हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट। देखिए, क्लास 12 का जो आपका पूरा का पूरा करिकुलम है, चाहे आप आईएससी बोर्ड में हो चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो, आपके पूरे के पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सबसे पहला पार्ट है आपका पार्टनरशिप अकाउंट्स, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है। और हम लोग अपने क्लासेस में सबसे पहले पार्टनरशिप अकाउंट से चालू करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट से, लेकिन कुछ स्कूल्स में पहला चैप्टर कंपनी अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए व्हाट आई हैव प्लान्ड कि हम लोग कंपनी अकाउंट्स के कुछ कुछ मेजर टॉपिक्स को, जैसे फॉर एग्जांपल इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया और इश्यू ऑफ डिबेंचर हो गया, इस 2 टॉपिक को, क्योंकि यही आपको जनरली आपके पहले फर्स्ट जो आपका पीरियोडिकल एग्जाम होगा या मान लो मिड टर्म होगा, उसमें आपको ये चैप्टर पूछा जा सकते हैं। तो इन 2 चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट करते हैं समर वेकेशन के टाइम पे। समर वेकेशन में काफी एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं और उन एक्स्ट्रा क्लासेस में हम लोग इन 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। बट स्टार्ट हम लोग करेंगे पार्टनरशिप से। 3-3.5 महीने का से 4 महीने का अप्रोक्सीमेटली टाइम हम लोग को लगेगा और हम लोग पहले पूरे पार्टनरशिप को कंप्लीट करेंगे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, क्योंकि हर एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर के संग इंटरलिंकेज है। तो इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे और लास्ट में जब हमारा ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट अकाउंट्स को चालू करेंगे। क्या मेरा बात आप लोगों को क्लियर है? जी हाँ। देखिए, अब किस चैप्टर का क्या वेटेज है, क्या है, ये हम आपको बताकर बोर नहीं करेगा, क्योंकि कोई मतलब बहुत ज्यादा अभी बनेगा नहीं, आपको चैप्टर्स का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले चैप्टर से। सबसे पहले चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे विच इज गुडविल वैल्यूएशन। अब देखिए, आईएससी बोर्ड से अगर आप हो तो गुडविल वैल्यूएशन एक स्पेसिफिक चैप्टर के फॉर्म में आपको क्लास 12 में दिया गया है, अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक या सिलेबस को फॉलो करोगे तो। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो गुडविल वैल्यूएशन बोल के आपको किसी भी बुक में डायरेक्ट कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। वो आपके अलग अलग चैप्टर्स में उसका कुछ कुछ एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। जैसे एक चैप्टर आपको मिलेगा चेंजेस इन द पीएसआर, या फिर आपको मिलेगा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। वहां पर उन चैप्टर्स को पार्ट पार्ट करके दिया गया। बट हम इस चैप्टर को पूरा इंडिपेंडेंट चैप्टर की तरह आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आने वाले चैप्टर्स में जब भी इनका कोई रेफरेंस आएगा तो मेरे को अलग से रुककर आपको इस चैप्टर को ना पढ़ाना पड़े। तो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें गुडविल वैल्यूएशन का। मेरे बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट बात, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा स्लो है, विच इंश्योर्स कि हम आपको टॉपिक बहुत डीपली समझाए, नंबर ऑफ एग्जांपल्स बहुत ज्यादा लेके पहले आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर दे। एक बार वो पार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बट बी रेस्ट एश्योर्ड, आपका सिलेबस बहुत टाइम पे खत्म हो जाएगा। जो आपको एक्सपेक्टेड टाइम दिया हुआ है उससे 1-2 दिन ऊपर नीचे आपका सिलेबस बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा डीप है, नंबर ऑफ एग्जाम्पल ज्यादा लेते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ा सा बेटर है। अब आप क्लास को देखो, आराम से एंजॉय करो, देखो हम क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम है सर गुडविल वैल्यूएशन। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग को यह डिस्कस करना है कि सर गुडविल का मतलब क्या होता है। देखिए, गुडविल का मतलब होता है किसी भी बिजनेस के रेप्यूटेशन का वैल्यू। आई रिपीट, गुडविल का मतलब होता है किसी भी बिजनेस के रेप्यूटेशन का वैल्यू,
जो भी बिजनेस का रेपुटेशन है। अब सर रेपुटेशन कैसे डेवलप होता है? तो पास्ट परफॉर्मेंस के कारण, आप जितना मार्केट में समय बिताते हो, आपका प्रोडक्ट किस क्वालिटी का है, कस्टमर आपका किस तरीके से सेटिस्फाइड है, आपके बिजनेस का मैनेजमेंट कैसा है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है आपके बिजनेस के रेपुटेशन का वैल्यू। एंड रेपुटेशन के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं गुडविल। इस पे बहुत सारा डिस्कशन है, लेकिन पहले हम कुछ बेसिक बेसिक चीज आपको समझाते हैं जो हम लोग को काम आएगा एमसीक्यू सॉल्व करने में भी और पूरे चैप्टर के टोन को सेट करने में भी। देखिएगा, सबसे पहले हम 2-3 चीज के बारे में आपको समझा रहे हैं। आपने क्लास 11 में शायद पढ़ रखा है टैंजिबल असेट क्या होता है। अच्छा, एक और बात, अगर आपका क्लास 11 में अकाउंट्स वीक भी था तो भी कोई टेंशन का बात नहीं, हम बहुत स्क्रैच से बहुत डिटेल से अकाउंट्स को पढ़ा रहे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। अगर 11 में आपका अकाउंट्स थोड़ा बहुत वीक भी रह गया तो भी कोई दिक्कत का बात नहीं होगा, आप बस सुनते जाओ। देखो, टैंजिबल एसेट मेरे हिसाब से वर्ड शायद सब लोगों ने सुना होगा, नहीं भी सुना तो टैंजिबल एसेट का पहले हम आपको एग्जांपल बताते हैं, फिर उसका कुछ कुछ फीचर आपको समझा रहे हैं। टैंजिबल एसेट हो गया जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, इन सारी चीजों को, ये सब एग्जांपल है टैंजिबल एसेट का। अब टैंजिबल एसेट का अगर हम बात करें, टैंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स जिनका अपना एक फिजिकल प्रेजेंस है, जिनको आप टच कर सकते हो। एसेट का मतलब तो सबको पता होता है, एसेट जिनसे हमको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है वो गया एसेट। बट टैंजिबल एसेट वो गया जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, जिनका फिजिकल प्रेजेंस है। तो अगर आपको पूछा जाए सर टैंजिबल एसेट का एग्जांपल क्या हो गया, तो टैंजिबल एसेट का एग्जांपल हो गया लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, ये तो समझ में आता है। तो क्वेश्चन उठता है कि सर क्या हम लोग टैंजिबल एसेट को टच कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस, सर हम लोग टैंजिबल एसेट को टच कर सकते हैं। सर क्या टैंजिबल एसेट का फिजिकल प्रेजेंस है? द आंसर इज यस, सर लैंड को, बिल्डिंग को, प्लांट को, मशीन को, इक्विपमेंट को हम लोग इनको टच भी कर सकते हैं, तो इनका फिजिकल प्रेजेंस भी है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर क्या टैंजिबल एसेट का कोई रियलाइजेबल वैल्यू है क्या? क्या इनको मार्केट में बेचा जा सकता है क्या? क्या इनको बेचकर पैसा रियलाइज किया जा सकता है क्या? द आंसर इज यस, आप लैंड को, बिल्डिंग को, प्लांट को, मशीन को वेरी वेल बेचकर पैसा को रियलाइज भी कर सकते हो। तो सर ये 3 बेसिक फीचर बनता है टैंजिबल एसेट का। आई रिपीट, टैंजिबल एसेट का एग्जांपल हो गया लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। आज मान लो जिस कैमरा से क्लास रिकॉर्ड हो रहा है या जिस लैपटॉप पर ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, इस माइक से क्लास को रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये सारा मेरे लिए टैंजिबल एसेट है। क्यों? क्योंकि सर इन चीजों को हम टच कर सकते हैं। आप देखो माइक को हम टच कर सकते हैं, इनका एक फिजिकल प्रेजेंस है, एक लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, फिजिकल प्रेजेंस है। और आज अगर हम चाहे तो हम इस माइक को मार्केट में ले जाकर बेचकर इससे कैश को रियलाइज भी कर सकते हैं, तो इनका रियलाइजेबल वैल्यू तो है। अच्छा, लिखना आपको अभी कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो कुछ लिखवा रहे हैं, जो कुछ आपको बोर्ड नोट्स दिख रहे हैं, ये सब आपको बुक में, जो हमारा संजीवनी बुक है, इस बुक में सब कुछ ऑलरेडी कवर्ड है, ताकि आप अपना मैक्सिमम टाइम डिवोट करो सुनने में और समझने में। और जो कुछ मेरे को लिखवाना होगा हम आपको खुद से बोल देगा कि प्लीज आप कॉपी पेन निकालो और लिखो, तो आप इसको साथ साथ लिख सकते हो। जो ऑफलाइन क्लास करेंगे वो लोग तो खैर देखिए लिख ही सकते हैं, और जो ऑनलाइन करेंगे जब आपको बोला जाएगा तो आप वो पॉइंट को लिख लेना। अब हम लोग बात करते हैं सर इनटैंजिबल एसेट्स के बारे में। सर इनटैंजिबल एसेट क्या होता है? देखिए, इनटैंजिबल एसेट का एग्जांपल पहले हम बताते हैं। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ एग्जांपल्स है इनटैंजिबल एसेट के। अब इनटैंजिबल एसेट का फीचर क्या होता है? आप उसको टच नहीं कर सकते हो। आप पेटेंट को, ट्रेडमार्क को, कॉपीराइट, शायद आपने वर्ड शायद सुन रखा होगा, नहीं सुना तो हम थोड़ा थोड़ा आपको बताते हैं। पेटेंट जैसे मान लो क्या हो गया, आपने किसी सॉफ्टवेयर को बनाया, अब आप नहीं चाहते हो कि आपके सॉफ्टवेयर को कोई बिना आपके परमिशन के कॉपी करे, तो आप क्या करते हो? उसका पेटेंट करा लेते हो। सर ट्रेडमार्क जैसे मान लो आपका कोई ब्रांड नेम है, कोई लोगो है, तो आप नहीं चाहते हो कि आपके किसी लोगो को कोई कॉपी कर ले, आपके ट्रेडमार्क को कोई कॉपी कर ले, तो हम लोग उसको प्रोटेक्ट कराते हैं थ्रू ट्रेडमार्क। कॉपीराइट भी सुना होगा, जैसे मान लो कोई ऑथर का बुक है, अब वो ऑथर नहीं चाहता है कि उसके बिना परमिशन के, क्योंकि मेहनत लगता है देखो बुक लिखने में, तो बिना उनके परमिशन के कोई उनके बुक को कॉपी करे, तो वो क्या करते हैं? अपने बुक का कॉपीराइट करा लेते। और सॉफ्टवेयर का खैर मतलब तो आपको पता ही है। अब क्वेश्चन आता है सर क्या इन इनटैंजिबल एसेट्स को टच किया जा सकता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। ये आपको भी समझ में आता है, सर पेटेंट को, ट्रेडमार्क को, कॉपीराइट को हम लोग टच नहीं कर सकते। सर क्या इनका फिजिकल प्रेजेंस है? द आंसर इज नो। सर पेटेंट, ट्रेडमार्क इज अ राइट, ये एक अधिकार देता है आपको कि आप अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो, तो हम लोग इनको टच भी नहीं कर सकते। सर क्या इनका रियलाइजेबल वैल्यू होता है क्या? जी हां, एब्सोल्युटली यस। सॉफ्टवेयर को, पेटेंट को, ट्रेडमार्क को बेचा जा सकता है। किसी ऑथर ने बुक को लिखा, कॉपीराइट कराया, वो अपना कॉपीराइट किसी पब्लिशर को बेच भी सकते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट ने मान लो सॉफ्टवेयर बनाया, वो अपना सॉफ्टवेयर किसी को बेच सकता है, तो रियलाइजेबल वैल्यू तो है। ठीक है, अब सर इंटरेस्टिंग वर्ड पता है क्या समझना है? इंटरेस्टिंग हम लोग को समझना है फिक्टिशियस असेट, कि सर फिक्टिशियस असेट क्या होता है। आपने शायद इस वर्ड को सुन रखा होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार डिटेल में इसको मेरे एंड से समझ लो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए, फिक्टिशियस असेट वो होता है जिनका हम आपको 3 फीचर पहले लिख के बता रहे हैं। fictitious asset are those assets which are created by book entry, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो सर इनको जर्नल एंट्री के थ्रू क्रिएट किया जाता है। अब देखो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन को जर्नल एंट्री से नहीं क्रिएट किया जाता है, आप उनको खरीदते हो। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इनको गुड जर्नल एंट्री से नहीं क्रिएट किया जाता है। लेकिन फिक्टिशियस असेट उन असेट को बोलते हैं जिनको हम लोग जर्नल एंट्री से या बुक एंट्रीज के थ्रू क्रिएट करते हैं। एग्जांपल लेके हम समझाएगा। सर दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो इनटैंजिबल एसेट को लेकर है और फिक्टिशियस एसेट को लेकर है। सबसे पहला हम आपको समझा दिया, इनको बुक एंट्री से क्रिएट करते हैं। दूसरा, फिक्टिशियस एसेट वो होते हैं जिनका बेनिफिट आपको 1 साल के बाद भी मिलता है, तो हम लिख रहे हैं बेनिफिट एक्सटेंड्स बियॉन्ड करंट अकाउंटिंग ईयर। इनका बेनिफिट आपको करंट अकाउंटिंग ईयर के बाद भी मिलता है, लेकिन इट डज नॉट क्रिएट्स एनी परमानेंट असेट। सर इससे कोई परमानेंट असेट क्रिएट नहीं होता। हम आपको एग्जांपल लेके समझाते हैं, सुनना मेरे बात को बहुत ध्यान से। देखिए, मान लो जहां पर मेरा सेंटर सिचुएटेड है, जैसे ऑफलाइन काकुरगाछी में सेंटर सिचुएटेड है कोलकाता में, तो काकुरगाछी में मान लो मेरे को एक पब्लिशर ने या मान लो एक मार्केटिंग एजेंसी ने मेरे को अप्रोच किया। पब्लिशर छोड़ो, मार्केटिंग एजेंसी ने मेरे को अप्रोच किया और बोला कि सर आप एक काम करो, आप काकुरगाछी क्योंकि मेन रोड में आपका सेंटर है, तो आप एक काम करो, मेन रोड में एक बड़ा सा होर्डिंग आप लगा दो, जहां पर आप ये पूरा बता दो कि आप कौन कौन सा क्लासेस आपका इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहे हैं। आप पूरा लिख देना, ऑफरिंग क्लासेस फॉर अकाउंट्स, कॉमर्स, इको, सीए, सीएमए फाउंडेशन। आप पूरा डिटेल में मस्त आप अपना एक फोटो लगाकर आप इस एडवर्टीजमेंट को, होर्डिंग को पूरा मेन रोड पे सेटअप कर दो। ठीक है, तो हम उससे पूछा कि जो आप मेरे को ये होर्डिंग पूछ रहे हैं, इसका मेरे को प्राइस कितना पड़ेगा, सर पैसा कितना देना पड़ेगा? तो उसने बोला कि आपको 30 लाख रुपीस पे करना पड़ेगा फॉर 3 इयर्स। आपको 3 साल के लिए, 3 साल तक आपका होर्डिंग लगा हुआ रहेगा। बीच में कभी भी अगर वो डैमेज होता है तो हम लोग उसको रिपेयर, रिप्लेस भी कर देंगे, बट 3 साल के लिए आपका होर्डिंग लगा हुआ रहेगा और आपको 30 लाख रुपीस पे करना पड़ेगा। हम बोला सर अग्रीड है, 30 लाख में 3 साल का डील मेरे को अच्छा लग रहा है, मेन रोड में एडवर्टीजमेंट भी होगा, ब्रांडिंग भी होगा, अवेयरनेस भी होगा, आई एम ओके विद 30 लाख। तो मैंने उनको बोला कि सर आप ये 30 लाख रुपए का चेक लो और आप मेरा काम को चालू कर दो। अब सुनना ध्यान से, जब हम उनको 30 लाख रुपीस पे किया, 30 लाख का हम उनको चेक दिया, अब सोचो इसका जर्नल एंट्री हम अपने बुक्स में क्या करेगा? क्योंकि मेरे जो एसपी क्लासेस इज अ पार्टनरशिप फॉर्म, तो मेरे को इसका अकाउंटिंग करना है। तो जब हम 30 लाख रुपीस का चेक देगा एडवर्टीजमेंट के लिए, तो हम इसका जर्नल एंट्री क्या करेगा? आप सोचो, जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 30 लाख रुपीस एंड 30 लाख रुपीस। अब समझना ध्यान से, हम डिटेल में आपको समझा रहे हैं। हमने सर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को यहां पर डेबिट क्यों करे? सर क्योंकि एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है, तो हमने इसको डेबिट कर दिया। ये आपको पता होगा, असेट का नेचर, असेट का ये बार फिर भी हम लिख देते हैं इनकेस किसी को कोई 11 में कंफ्यूजन रह गया हो तो। सर असेट का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। सर एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है और सर इनकम का नेचर क्रेडिट होता है। ये तो सबको पता है, फिर भी हम आपको बता दिया। सर एडवर्टीजमेंट क्योंकि एक एक्सपेंस है तो हमने इसको डेबिट कर दिया, और बैंक असेट है क्योंकि असेट कम हो रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं, बैंक बैलेंस कम होता है तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया? बैंक बैलेंस को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, ये जो 30 लाख रुपीस का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, आप खुद सोचना एक बार, क्या ये 30 लाख रुपीस मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए क्या? क्या ये 30 लाख रुपीस मेरा पूरा इस साल के, अगर हम इस साल ईयर एंड में अपना पीएल अकाउंट बनाएं, तो क्या हम इस एडवर्टीजमेंट का 30 लाख को पूरा पीएल में लिख सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सर ये 30 लाख रुपीस का एडवर्टीजमेंट आप दे रहे हो 3 सालों के लिए, आप इसको दे रहे हो 3 सालों के लिए। अब मेरा बात आप ध्यान से समझना, ये जो 30 लाख रुपीस हमने पे किया, इसका ना 2 ब्रेकअप बनेगा, क्योंकि 3 साल का है, 3 साल का है, मतलब 30 लाख डिवाइडेड बाई 3, हर साल का एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एक्चुअली कितना है? 10 लाख रुपीस, बट मैंने 30 लाख तो अभी पे कर दिया। ठीक है, मतलब सर
10 लाख रुपीस तो आपके करंट ईयर का एक्सपेंस माना जाएगा, और बाकी 20 लाख रुपीस जो आपने पे किया है, जो आपने 20 लाख पे किया है, आपको नहीं लग रहा है कि एक तरह से ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस है? सर ये प्रीपेड एक्सपेंस है, एक तरह से प्रीपेड एक्सपेंस है। मैंने अपने आने वाले 2 सालों के एक्सपेंस को ऑलरेडी प्री पे कर दिया है, पहले इसको पे कर दिया। और आप लोग सबको पता होता है कि प्रीपेड इज एन असेट। किसी भी एक्सपेंस को अगर हम लोग एडवांस में पे करते हैं तो हमारे लिए असेट है। ठीक है सर, यहां तक का बात तो हम लोग को समझ में आ गया। मतलब सर ये जो 30 लाख रुपीस है ये पूरा मेरे पीएल में नहीं जाएगा सर, केवल करंट ईयर का जो एक्सपेंस है 10 लाख, ये 10 लाख केवल मेरे पीएल में जाएगा, और बाकी 20 लाख पूरा मेरा असेट है। इट्स अ प्रीपेड। अच्छा, अब सर इसका अकाउंटिंग हम कैसे करेगा, ध्यान से सुनना मेरे बात को। ईयर एंड में 31 मार्च से 2026 जब हम अपना बुक्स को क्लोज कर रहे हैं तो हम क्या एंट्री करेगा, हम इस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में से जो मैंने 30 लाख का पे किया है, 10 लाख को तो हम डाल देगा अपने पीएल अकाउंट में, पीएल के डेबिट में चला जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है। आप लोग 11 में पढ़े, ईयर के एंड में सारे इनकम और एक्सपेंसेस को या तो हम लोग ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते हैं या तो पीएल में ट्रांसफर करते हैं, ये पढ़ा होगा आप लोग। अगर वेजेस होगा तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, रेंट होगा तो पीएल के डेबिट में जाएगा, अगर सर इलेक्ट्रिसिटी है तो पीएल के डेबिट में जाता है। ये तो याद होगा आप लोग को, पीएल के डेबिट में क्या क्या लिखते हैं। तो यहां पर हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में यहां पर हम लिखेगा 10 लाख, ये मेरे पीएल में चला गया 10 लाख। अब सर जो बाकी 20 लाख है, अभी क्या बताया हम आपको, ये मेरा प्रीपेड असेट है। सर प्रीपेड असेट, एसेट का नेचर डेबिट होता है, ये हो गया 20 लाख। एंड 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, हम समझाएगा एकदम आराम से, आप सुनो बहुत डिटेल में, आराम से सुनते चलो। देखो एक बार हम पेन का कलर चेंज करते हैं। देखो अब आप सोचना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ये आपका पूरा पूरा कैंसिल हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस खत्म हो गया, पीएल में चला गया आपके 10 लाख, क्योंकि सर 10 लाख मेरा करंट ईयर का एक्सपेंस है, और बाकी 20 लाख को मैंने लिख दिया प्रीपेड असेट या प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये मेरा प्रीपेड है। ठीक है, आई थिंक आपको ये वाला जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। अब आप एक चीज सोचना, ये जो 20 लाख रुपीस का मेरा असेट क्रिएट हुआ है, ये एक्चुअली असेट कैसे हुआ है सर, ये एसेट क्रिएट हुआ है बुक एंट्री के थ्रू। ये ओरिजिनली असेट नहीं था, इसको मैंने क्रिएट किया है जर्नल एंट्री के थ्रू। आपको दिख सकता है स्क्रीन पर, सर ये जर्नल एंट्री हुआ और ये जर्नल एंट्री से असेट क्रिएट हुआ है। पेमेंट तो मैंने 3 लाख रुपया 30 लाख रुपया एडवर्टीजमेंट का ही दिया था, बट मेरे को पता है कि उसका एक पार्ट करंट ईयर का एक्सपेंस है और एक पार्ट जो उसका 20 लाख का पार्ट है वो मेरा फ्यूचर के लिए असेट है। तो ये जो असेट क्रिएट हुआ सबसे पहले कैसे क्रिएट हुआ सर, ये हुआ जर्नल एंट्री से। तो पहला पार्ट प्रूफ। सेकंड देखना, आपको लग रहा है ये जो 20 लाख रुपीस मैंने पे किया है, इसका बेनिफिट मेरे को करंट ईयर के बाद भी मिलेगा। सर इसका बेनिफिट मेरे को करंट ईयर के बाद भी मिलेगा, तो वही चीज मैंने पॉइंट बी में लिखा, द बेनिफिट ऑफ विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड करंट अकाउंटिंग ईयर। ये जो 20 लाख रुपीस मैंने पे किया है, इसका बेनिफिट मेरे को आने वाले 2 सालों तक मिलने वाले हैं। तो लिखा बेनिफिट एक्सटेंड्स बियॉन्ड करंट अकाउंटिंग ईयर, 1 साल के बाद भी मेरे को इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये जो 20 लाख रुपीस का एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट है, ये जो मैंने प्रीपेड असेट लिखा है, क्या ये मेरे लिए परमानेंट असेट है? सर द आंसर इज नो, ये बिल्कुल भी आपके लिए परमानेंट असेट नहीं है। ये बिल्कुल भी आपके लिए परमानेंट असेट नहीं है। आपने इसको असेट की तरह ट्रीट किया है, आपने इसको असेट की तरह ट्रीट किया है क्योंकि आपने पेमेंट एक बार में अपफ्रंट एक बार में आपने पेमेंट कर दिया था इसका। लेकिन ये एक्चुअली आपके लिए असेट बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके लिए असेट बिल्कुल भी नहीं है। ये एक तरीके का प्रीपेड एक्सपेंस ही है। इससे कोई सर असेट तो है, ये असेट है, लेकिन ये आपके लिए परमानेंट असेट नहीं है। इससे कोई परमानेंट असेट आपके पास क्रिएट नहीं हो रहा है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन बिकम्स अ परमानेंट असेट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर बिकम्स अ परमानेंट असेट। लेकिन सर ये आपके लिए बिल्कुल भी परमानेंट असेट नहीं है। मतलब ये जो मैंने एडवर्टीजमेंट का 20 लाख रुपीस प्रीपेड किया है, ये मेरे लिए क्या बनेगा? फिक्टिशियस असेट। क्योंकि सर ये फिक्टिशियस असेट के तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। पहला, सर ये असेट कैसे क्रिएट हुआ? सर ये असेट क्रिएट हुआ बुक एंट्री के थ्रू, या आप इसको बोल सकते हैं सर ये असेट क्रिएट हुआ जर्नल एंट्री के थ्रू। सर इसका बेनिफिट मेरे को 1 साल के बाद भी मिलेगा, बट इससे कोई भी तरह का परमानेंट असेट क्रिएट नहीं हो रहा है। अब इसी प्रीपेड एक्सपेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके लिए एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इसको हम लोग बोलते हैं
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या इसका और एक नाम होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, शायद आप कभी सुना होगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, शायद आप कभी इस नाम को सुना होगा। इसको हम लोग प्रीपेड नहीं बोलते, इसको हम लोग अकाउंट्स के फॉर्म में बोलते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई थिंक आपको मेरा बात क्लियर है कि फिक्टिशियस एसेट क्या होता है। सर फिक्टिशियस वो है जो एसेट क्रिएट हुआ है बुक एंट्री से, जिसका बेनिफिट मेरे को 1 साल के बाद भी मिलेगा, लेकिन वो मेरे लिए परमानेंट एसेट बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक क्लियर है। अब हम लोग आते हैं वापस अपने डिस्कशन में। मेरा क्वेश्चन है सर क्या हम लोग अपने फिक्टिशियस एसेट को टच कर सकते हैं? सर दी आंसर इज एब्सोल्युटली नो। सर हम लोग अपने फिक्टिशियस एसेट को टच नहीं कर सकते। सर क्या इसका फिजिकल प्रेजेंस है? दी आंसर इज नो। सर इसका फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है, क्योंकि सर ये तो बुक एंट्री से बना है, सर ये तो बुक एंट्री से क्रिएट हुआ है, तो ना तो हम लोग इसको टच कर सकते हैं, ना तो इसका फिजिकल प्रेजेंस है। सर क्या इसका रियलाइजेबल वैल्यू है? द आंसर इज नो। सर इसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, क्योंकि सर ये एक्चुअली कोई परमानेंट एसेट है ही नहीं। आप इस 20 लाख रुपीस के प्रीपेड एक्सपेंस को, जिसको हमने नाम दिया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, आप इसको मार्केट में बेचकर कैश रियलाइज नहीं कर सकते हो। क्या मेरा बात क्लियर है? क्योंकि सर ये फैक्चुअली एक परमानेंट एसेट है ही नहीं। लैंड को आप बेच सकते हो, पेटेंट को बेच सकते हो, कॉपीराइट को बेच सकते हो, लेकिन इस तरीके के फिक्टिशियस एसेट को आप रियलाइज नहीं कर सकते हो। आई थिंक ये बैकग्राउंड आपको क्लियर है। अब जो हम आपको बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पार्ट हम आपको समझाया ये आपको काम आएगा एमसीक्यू को सॉल्व करने में या असर्शन रीजन को सॉल्व करने में। मेरे बात को आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम आपको ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो आप गुडविल वर्ड आप पढ़ा रहे हो, ये सर जो आप गुडविल वर्ड पढ़ा रहे हो, आप बताओ सर ये गुडविल टैंजिबल एसेट है, सर ये गुडविल इनटैंजिबल एसेट है, या सर ये गुडविल फिक्टिशियस एसेट है? पहले आप मेरे बात को ध्यान से समझो, समझना प्लीज, बहुत ध्यान से देखो। पहला बात, सर ये टैंजिबल तो है ही नहीं, क्योंकि गुडविल का मतलब अभी हमने क्या बताया? सर गुडविल का मतलब हो गया आपके रेप्यूटेशन का वैल्यू। सर आपके रेप्यूटेशन का वैल्यू, तो सर ये टैंजिबल तो है ही नहीं। मेरा क्वेश्चन है क्या ये फिक्टिशियस एसेट है? सोच के देखो एक बार, सर क्या गुडविल फिक्टिशियस है? आप ऐसे समझो, सर गुडविल मतलब हो गया रेप्यूटेशन का वैल्यू। ये तो सर हम लोग को समझ में आ गया, गुडविल का मतलब रेप्यूटेशन का वैल्यू। क्या आप रेप्यूटेशन को, सर क्या आप रेप्यूटेशन को टच कर सकते हो? द आंसर इज नो। सर क्या रेप्यूटेशन का कोई फिजिकल प्रेजेंस है? द आंसर इज नो। सर क्या रेप्यूटेशन का रियलाइजेबल वैल्यू है? क्या आप इसको रियलाइज कर सकते हो? क्या रेप्यूटेशन को मार्केट में बेचा जा सकता है? क्या आप किसी के रेप्यूटेशन को खरीद सकते हो? सर द आंसर इज नो। आप किसी के भी रेप्यूटेशन को मार्केट से नहीं खरीद सकते हो। आप किसी भी ब्रांड के रेप्यूटेशन को, जो उन्होंने कई सालों में जो रेप्यूटेशन बिल्ड किया है, बेटर क्वालिटी ऑफर करके, बेटर मैनेजमेंट के थ्रू जो इनका मार्केट में नाम बना है, आप उस नाम को नहीं खरीद सकते। आप रेप्यूटेशन को इंडिपेंडेंटली, अलग से रेप्यूटेशन को नहीं खरीद सकते हो। मतलब अभी तक सर समझ में आता है कि गुडविल फिक्टिशियस एसेट है, क्योंकि वो फिक्टिशियस के तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। वापस एक बार बोल रहे हैं, सर गुडविल मतलब हो गया रेप्यूटेशन का वैल्यू। सर गुडविल को टच किया जा सकता है क्या? द आंसर इज नो। सर क्या गुडविल का फिजिकल प्रेजेंस है? नहीं। सर क्या हम लोग किसी के रेप्यूटेशन को इंडिपेंडेंटली खरीद सकते हैं क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। हम लोग रेप्यूटेशन को इंडिपेंडेंटली नहीं खरीद सकते। आप किसी के रेप्यूटेशन को मार्केट से नहीं खरीद सकते। रेप्यूटेशन को बिल्ड किया जाता है, आप उसको इंडिपेंडेंटली, केवल रेप्यूटेशन को तो आप नहीं खरीद सकते हो। मतलब सर अभी तक के डिस्कशन से समझ में आया कि गुडविल फिक्टिशियस एसेट है, लेकिन एक्चुअली गुडविल फिक्टिशियस नहीं है। गुडविल क्या है? सर गुडविल इनटैंजिबल एसेट है। क्यों? हम आपको देखो प्रूफ करके समझा रहे हैं। देखो पहले आप एक काम करो, आप अपना कॉपी निकालो और हम आपको एक लाइन लिखवा रहे हैं, आप मेरे साथ साथ इसको लिखो। चैप्टर का हेडिंग लिखो गुडविल वैल्यूएशन। आप फटाफट अपना कॉपी निकालो, पेन निकालो, वीडियो को या तो पॉज कर लो, आप लिखो गुडविल वैल्यूएशन, ठीक है? और हमेशा मेंशन करना कि कौन सा क्लास आपका चल रहा है। आज मान लो क्लास 1 है, ठीक है? आप पहले एक लाइन लिखना मेरे साथ साथ जो हम आपको बोल रहे हैं, गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट। ये हम आपको प्रूफ करके बताएगा, अभी तक पूरा प्रूफ नहीं किया, खाली लिखवा रहे, एक बार एक लाइन लिखो। गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट, ब्रैकेट में लिखना नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं है, ठीक है? गुडविल क्या है सर? गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट है, नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, which helps a firm to sell its product or services at a price
at a price which is more than its competitors, which is more than its competitors, which is more than its competitors, and thereby earn profit, and thereby earn profit more than its competitors, more than its competitors. पहले आप इस लाइन को बड़े आराम से एक बार लिख लो, हम 2 मिनट आपके लिए वेट करेगा अगर आप नहीं लिखा है तो। और अभी तक हम इसमें डिटेल में बहुत कुछ आपको नहीं समझा, इसमें बहुत कुछ मेरे को आपको समझाना है, बट पहले एक बार हम वेट करेगा, आप इसको एक बार बड़े आराम से लिख लो, ठीक है। एक बार हम रिपीट कर देते हैं अगर आपको मेरा हैंडराइटिंग में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो। गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट, गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट है और वो फिक्टिशियस एसेट तो नहीं है। गुडविल आपको हेल्प कर रहे हैं, गुडविल एक एंटरप्राइज को हेल्प करते हैं किस चीज में, कि वो अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विस को अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्राइस में बेच सकते हैं। और अगर ज्यादा प्राइस में बेच सकते हैं तो गुडविल आपको एम्पावर करता है कि आप प्रॉफिट कमा सकते हो अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा। गुडविल आपको एम्पावर करता है कि आप मार्केट में अपना डोमिनेंट पोजीशन मेंटेन कर सको और आप प्राइस कमांड कर सकते हो मोर देन योर कॉम्पिटिटर और प्रॉफिट कमा सकते हो मोर देन योर कॉम्पिटिटर। क्या मेरा बात आपको समझ में है? नहीं तो एक बार आप पॉज करके पहले इसको लिख लो। और अब हम इस चीज को समझाने के लिए आपके संग एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस स्टडी लेते हैं, आप मेरे बात को ध्यान से सुनना। सर ये बात है ईयर 2012 का, ये बात है ईयर 2012 का, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज ये बात है अप्रैल 2012 का, जब फेसबुक ने इंस्टाग्राम को अक्वायर किया था, ठीक है। अब फेसबुक सबको पता है, जिसका आज कंपनी का नाम बन चुका है मेटा इनकॉर्पोरेशन, मेटा आईएनसी, और इंस्टाग्राम तो खैर आप लोग को पता ही है। 2012 में फेसबुक ने बिड किया था इंस्टाग्राम को कि मेरे को आपको अक्वायर करना है। क्यों? क्योंकि मार्क जकरबर्ग को 2012 में समझ में आ चुका था कि इंस्टाग्राम इज अ ग्रोइंग मार्केट। इंस्टाग्राम आने वाले समय में लॉन्ग फॉर्म से ज्यादा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चलेगा। इंस्टाग्राम विल बिकम अ मार्केट प्लेस, यहां पर लोग अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेंगे, एक तरीके से एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बन जाएगा। फ्यूचर में इंस्टाग्राम के थ्रू लोग अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकेंगे। इंस्टाग्राम विल बिकम अ एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, इट विल बिकम अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, रादर ये एक मार्केट प्लेस बन जाएगा। ये बात मार्क जकरबर्ग को 2012 में समझ में आ चुका था। तो फेसबुक ने बिड किया इंस्टाग्राम को कि हम आपके कंपनी को अक्वायर करना चाहते हैं। तो फेसबुक ने जब पूछा कि आपकी कंपनी का नेट एसेट कितने का है, नेट एसेट मतलब हो गया सर, नेट एसेट का मतलब हो गया असेट माइनस लाइबिलिटी, असेट माइनस लाइबिलिटी। मतलब उस दिन में अप्रैल 2012 में जब इंस्टाग्राम का वैल्यूएशन किया गया तो मालूम पड़ा कि उनके पास जितने भी असेट्स है, उनका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, कैश, बैंक, डेटर, सब कुछ, सारे असेट्स माइनस जितने भी उस डेट पे लाइबिलिटी थे, उनको माइनस करके वैल्यू निकाला गया $100 मिलियन। $100 मिलियन का नेटवर्थ निकाला गया, नेट एसेट निकाला गया इंस्टाग्राम का। लेकिन इंस्टाग्राम ने अपने बिजनेस का कमांड किया $1 बिलियन। इंस्टाग्राम ने बोला कि मेरे को अपने बिजनेस का $1 बिलियन चाहिए। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि इंस्टाग्राम ने $900 मिलियन, इंस्टाग्राम ने $900 मिलियन एक्स्ट्रा क्यों मांगा अपने बिजनेस का? ये जो 900 मिलियन है ना, ये इंस्टाग्राम ने मांगा अपने बिजनेस के गुडविल का, उनके रेप्यूटेशन के वैल्यू का। ओवर ईयर्स जो उन्होंने क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए, लोगों को अपना सर्विसेज डिलीवर किया है, ट्रस्ट डेवलप हुआ है, मैनेजमेंट को लेके, एक्टिव यूजर बेस को लेके, उन सब चीजों का इंस्टाग्राम ने $900 मिलियन, $900 मिलियन एक्स्ट्रा मांगा अपने बिजनेस का। असेट का वैल्यू तो देखो $100 मिलियन ही था, $100 मिलियन ही असेट का वैल्यू है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने $900 मिलियन एक्स्ट्रा मांगा अपने बिजनेस का। एंड ये $900 मिलियन किस चीज का मांगा? अपने गुडविल का। अब आप एक चीज समझो, क्या गुडविल का मतलब क्लियर है? सर रेप्यूटेशन का वैल्यू, क्या गुडविल को बेचा जा सकता है? सर अभी हमने देखा इंस्टाग्राम ने अपने गुडविल को बेचा फेसबुक को $900 मिलियन में, $900 मिलियन में उन्होंने अपने गुडविल को बेच दिया, अपने रेपुटेशन को बेच दिया। तो सर गुडविल का रियलाइजेबल वैल्यू तो है, लेकिन यहां पर बहुत कुछ समझना है हम लोग को। आप एक चीज समझो, जब आपको इनटैंजिबल एसेट के लिए बता रहा था, अगर हम इस इनटैंजिबल एसेट में गुडविल को फिट करने का ट्राई करें, सर क्या गुडविल का, क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि गुडविल फिक्टिशियस तो नहीं है,
बट वो इंटेंजिबल है, हम उसको आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। देखो कैसे आपको दोनों चीज समझ में आएगा कि वो फिक्टिशियस क्यों नहीं है और वो क्यों इंटेंजिबल है। समझना मेरे बात को ध्यान से। सर क्या गुडविल को टच किया जा सकता है? द आंसर इज नो सर, गुडविल को टच नहीं किया जा सकता। क्या गुडविल का फिजिकल प्रेजेंस है? द आंसर इज नो सर, रेपुटेशन का फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं है। क्या गुडविल का रियलाइजेबल वैल्यू है? द आंसर इज यस, अभी मैंने आपको केस स्टडी से प्रूफ करके दिखाया। लेकिन गुडविल का इंडिपेंडेंट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। मतलब आप गुडविल को इंडिपेंडेंटली अलग से केवल रेपुटेशन को नहीं बेचा जा सकता है। जब आप किसी के बिजनेस को अक्वायर करते हो, तो आप उसके गुडविल को भी परचेस कर सकते हो। ऐसे अलग से, केवल इंडिपेंडेंटली अलग से आप किसी के रेपुटेशन को परचेस नहीं कर सकते हो। लेकिन हां, अगर आपने किसी के बिजनेस को अक्वायर किया तो आप उसके गुडविल को भी परचेस कर सकते हो। सर क्योंकि गुडविल का रियलाइजेबल वैल्यू है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर गुडविल फिक्टिशियस असेट तो नहीं है, गुडविल 100% एक इंटेंजिबल असेट है। क्योंकि सर अगर वो फिक्टिशियस होता मतलब उसका रियलाइजेबल वैल्यू होता ही नहीं, कोई चांस नहीं था कि हम उसको रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन गुडविल को क्योंकि रियलाइज किया जा सकता है, हां इंडिपेंडेंट रियलाइजेबल वैल्यू तो इसका नहीं है, लेकिन हम लोग जब किसी के बिजनेस को परचेस करते हैं तो हम लोग उसके गुडविल को भी परचेस कर सकते हैं। And hence we can prove that sir goodwill is an intangible asset and not a fictitious asset. I think आपको मेरा बात एकदम क्लियर है। अब आप इस लाइन को वापस एक बार पढ़ो जो मैंने बोला कि सर गुडविल क्या है? सर गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। ये मैंने आपको प्रूफ किया, सर गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट एंड गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। और गुडविल आपको हेल्प करता है कि आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेच सकते हो एट अ प्राइस विच इज मोर देन योर कॉम्पिटिटर्स एंड देयर बाय यू कैन अर्न प्रॉफिट मोर देन द कॉम्पिटिटर्स। आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो अपने गुडविल के कारण। आई थिंक आपको मेरा बात क्लियर है। अब आप यहां पर लिखना पॉइंट नंबर 2 जो हम आपको लिखा रहे हैं, इसको आप अपने कॉपी में लिखना। बाकी जो कुछ आपको बोर्ड नोट में दिख रहा है, जो सब ये सब देखो हम आपको लिखवाया नहीं है, ये सब आपको मेरे बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, ताकि आप मैक्सिमम टाइम सुनने में डिवोट करो और जो खाली मिनिमम चीज लिखने का है उतना को आप लिखो। ठीक है, देखिए क्योंकि नहीं भी कुछ भी नहीं लिखेंगे ना तो वो टॉपिक पे कमांड नहीं आता है, और हर चीज लिखेंगे तो अपना लिखने में टाइम बहुत वेस्ट होगा, आप मैक्सिमम टाइम लिखने में लगा देगा और मेरा बात को सुनेगा नहीं। तो बेटर कुछ चीजों को आपको पहले से मैट में लिख के दिया हुआ है और कुछ चीजों को हम आपको क्लास में लिखा देगा। आप ऐसा बीच में लिखना टाइप्स ऑफ गुडविल, आप ऐसा लिखना टाइप्स ऑफ गुडविल। सर गुडविल कितना तरह का है? ध्यान से सुनिएगा। सर गुडविल 2 तरह का होता है। सर गुडविल सबसे पहला है परचेज्ड गुडविल, PURCHASED, परचेज्ड गुडविल। सर पहला हो गया परचेज्ड गुडविल और दूसरा हो गया सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सर दूसरा हो गया सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है सर, परचेज गुडविल के बारे में ऑलरेडी हम आपको अभी केस स्टडी लेके समझा दिया इंस्टाग्राम का और फेसबुक का, और इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इन द चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। एक चैप्टर हम लोग करेंगे समर वेकेशन के टाइम पे, इशू ऑफ शेयर, उस पर डिटेल में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हमारा डिस्कशन का एजेंडा परचेज गुडविल नहीं है, लेकिन समझाना जरूरी था आपको पूरा टोन सेट करने के लिए। आज हमारा जो मेन डिस्कशन का टॉपिक है वो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये पूरा चैप्टर सेल्फ जनरेटेड गुडविल पर बेस्ड है। लेकिन मेरे को पहले आप एक क्वेश्चन का जवाब दो, जब फेसबुक इंस्टाग्राम को अक्वायर किया, अगर मान लो फेसबुक इस डेट पर अपना एक बैलेंस शीट बनाते हैं एक्विजिशन के बाद, दिस इज फेसबुक का बैलेंस शीट आफ्टर एक्विजिशन, आफ्टर इंस्टाग्राम को अक्वायर करने के बाद जब वो फेसबुक अपना बैलेंस शीट बना रहे, क्या आपको लगता है फेसबुक अपने बैलेंस शीट में जितना भी उसका नेट एसेट था उनको अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लेगा, विच इज वर्थ $100 मिलियन? सर जो भी इंस्टाग्राम का नेट एसेट उनको मिला, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, कैश, बैंक, वो सब अब इंस्टाग्राम के बैलेंस शीट, फेसबुक के बैलेंस शीट में आएगा। और एक क्वेश्चन ये उठता है कि इन्होंने जो $900 मिलियन इंस्टाग्राम के गुडविल का दिया है, क्या ये इस गुडविल को अपने बैलेंस शीट में लिख सकते हैं क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, क्योंकि अभी हमने पढ़ा सर गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। सर आपने एक एसेट को खरीदा है, उसका आपने $900 मिलियन पे किया है, तो सर एसेट जिसको हम लोग खरीदते हैं, जिसका हम लोग पेमेंट करते हैं, करना बाकी भी है, बट अगर पेमेंट किया है
वो असेट है, आप उस असेट को कंट्रोल कर सकते हो, तो सर वो आपके लिए डेफिनेटली एक असेट बनेगा। और सर असेट का जगह कहां है? सर एसेट का जगह हमारा बैलेंस शीट है। असेट को हम लोग अपने बैलेंस शीट में वेरी वेल लिख सकते हैं। मतलब सर कंक्लूजन क्या बना? अगर आप किसी भी बिजनेस के गुडविल को परचेस करते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज गुडविल, तो उसको आप अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। आप एक लाइन यहां पर ऐड करना, फिर हम आपको समझा रहे हैं एज पर AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अब सर AS 26 क्या होता है? देखो, आपको याद होगा क्लास 11 में आप फाइनल अकाउंट्स में शायद ऐसा एक टॉपिक पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? आप पढ़ा होगा एक एडजस्टमेंट था जहां पर आपको दिया जाता था फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में पूरा ट्रायल के नीचे एक एडजस्टमेंट दिया होता था दैट 31 मार्च 2026 को आपके क्लोजिंग स्टॉक का जो कॉस्ट है ना, वो मान लो 10 लाख है और आज उसका मार्केट वैल्यू सपोज 8 लाख है। ऐसा आप पढ़ा होगा। और आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते थे? हम लोग कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो भी लोअर वैल्यू होता था, जैसे कि यहां पर 8 लाख है, 8 लाख में हम लोग अपने 8 लाख में हम लोग अपने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते थे। और इस 8 लाख को हम लोग दो जगह पर लिखते थे। एक हम लोग इसको लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट में और एक हम लोग इसको लिखते थे अपने बैलेंस शीट में। ये सब आपको याद है? अब ये जो कुछ आपने करा है, जो कुछ आपने ये किया है, ये सब कुछ लिखा हुआ था, पता है कहां पर? ये सब लिखा हुआ था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में, AS 2 में। अब सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेसिकली रूल्स, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस जो इशू किया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने। उन्होंने अलग अलग आइटम के ऊपर अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकाले हैं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है इन्वेंट्री के ऊपर, कि जब भी आप इन्वेंट्री के बारे में वैल्यूएशन करोगे, जब भी आप इन्वेंट्री का अकाउंटिंग करोगे, तो प्लीज आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 को पढ़ लेना। उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए आप उनको फॉलो कर लेना, फॉलो करके आप अपना अकाउंटिंग करना, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था। अब इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। सर ये नाम याद रखना पड़ेगा क्या? द आंसर इज यस। ये आपको MCQ में थ्योरी वगैरह के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो कि इशू किया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने, उन्होंने ऐसा बोला कि अगर आप गुडविल को परचेज करते हो तो आप इसको अपने बैलेंस शीट में लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने इसको परचेज नहीं करा है तो आप इसको अपने बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते हो। तो लिखना आप इसको, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल परचेज्ड बाय अ फर्म, परचेज बाय अ बिजनेस या फिर फर्म, अगर आप किसी के गुडविल को परचेज करते हो, गुडविल परचेज बाय अ बिजनेस और अ फर्म इज अलाउड टू बी रिकॉर्डेड, इसको आप लिख सकते हो, इट इज अलाउड टू बी रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। आप इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में बड़े आराम से लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो। सर क्यों लिख सकते हैं? सर एक तो सबसे पहला ये हमारे लिए इनटेंजिबल एसेट है, दूसरा सर हमने इसका पेमेंट करा है, तो सर असेट खरीदा, पेमेंट किया, उसको कहां लिखेगा? ट्रेडिंग में तो लिख नहीं सकता है, PL में तो लिख नहीं सकता है, तो उसको हम लोग कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट में। आई थिंक यहां तक का बात क्लियर है। अब सर क्वेश्चन उठता है, सर व्हाट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल? सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? सुनिएगा ध्यान से। सेल्फ जनरेटेड वो गुडविल है जिसका वैल्यू हमने खुद ने डिटरमाइन किया है। सर इंस्टाग्राम ने भी अपने गुडविल का वैल्यू खुद ही डिटरमाइन किया है। सेल्फ जनरेटेड मतलब हम अपने बिजनेस का रेप्यूटेशन का वैल्यू खुद डिटरमाइन कर रहे हैं। सर कैसे कर रहे हैं? उसका अलग अलग मेथड है जो हम लोग को इस चैप्टर में सीखना है, बट इट इज सेल्फ जनरेटेड, खुद हमने जनरेट किया है कुछ पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए। सर क्यों वैल्यू निकालते हैं हम लोग अपने गुडविल का, वो हम लोग आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वो वैल्यू है जो हमने खुद अपने बिजनेस का डिराइव किया है। लेकिन अभी कोई बिजनेस परचेज, कोई एक्विजिशन, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमने सिंपल अपने बिजनेस के रेपुटेशन का वैल्यू निकाला है। क्यों निकाला है ये हम आपको बताया, हम आपको आने वाले कुछ क्लासेस में समझाएगा, बट दिस इज द वैल्यू जो हमने खुद अपने बिजनेस का डिटरमाइन किया, एंड दैट्स कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम आपको आज ही सिखाएगा, लेकिन इस तरीके के गुडविल के वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना अलाउड नहीं है। अगर आप अपने गुडविल का वैल्यू खुद निकालते हो किसी भी तरीके से, अपने पास्ट प्रॉफिट को कंसिडर करते हुए, अपने फ्यूचर, जो भी तरीके से अपने गुडविल के वैल्यू को निकाला, खुद अपने गुडविल के वैल्यू को निकाला, हम लोग उसको अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि सर अगर इस तरीके से हर बिजनेस अपना खुद का गुडविल का वैल्यू डिटरमाइन करके
अपने बैलेंस शीट में लिखना चालू कर देगा तो बैलेंस शीट्स विल गेट इन्फ्लेटेड, असेट साइड हैवी होने लग जाएगा, बैलेंस शीट्स इन्फ्लेट होगा और इससे फाइनेंशियल फ्रॉड होने का भी चांस है। कोई भी बिजनेस आज जाके बैंक को बोलेगा कि सर ये देखो मेरे गुडविल का, मैंने अपने गुडविल का खुद वैल्यू निकाला है, मेरा 100 करोड़ का गुडविल है, इसके अगेंस्ट में आप मेरे को लोन दे दो। इसको देख के इसी इन्फ्लेटेड बैलेंस शीट को, ये जो गुडविल से लिखा हुआ बैलेंस शीट है, जो बैलेंस शीट ब्लोटेड दिख रहा है, इन्फ्लेटेड दिख रहा है, इस बैलेंस शीट को लोग शार्क टैंक वगैरह में ले जाकर शार्क से इन्वेस्टमेंट मांगेंगे। तो पीपल विल ट्राई टू रेज फंड्स बेस्ड ऑन दिस इन्फ्लेटेड बैलेंस शीट, और इस तरीके के बैलेंस शीट को गुडविल, इस तरीके के गुडविल को हेंस बैलेंस शीट में लिखना अलाउड नहीं है। सर ये बात भी कहां लिखा हुआ है? सर ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में लिखा हुआ है। एज पर लिखेगा, ऐसा पैसा लिखो, as per accounting standard 26, as per accounting standard 26, goodwill which is self generated, goodwill which is self generated is not allowed to be recorded, is not allowed to be recorded in the books of accounts। आप इसको books of accounts में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। मतलब सर हम लोग जो क्लास 11 में ट्रायल बैलेंस में गुडविल कभी कभार देखें, हम लोग जो ट्रायल बैलेंस में कभी कभी गुडविल देखें फाइनल अकाउंट्स करते समय, जो क्लास 11 में आप बोला था कि इसको असेट मान लो, सर वो कौन सा गुडविल था? सर वो पक्का परचेज गुडविल होगा, इसीलिए वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है। अगर वो सेल्फ जनरेट हुआ होता तो सर वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी आता ही नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने क्लियरली बोल दिया कि अगर आपने गुडविल खुद से जनरेट करा है तो आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। लेकिन हां, अगर आपने गुडविल को किसी से परचेज किया है, अगर आपने किसी का गुडविल परचेज किया है तो आप उसको अपने बैलेंस शीट में एकदम शान से लिख सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि सर वो असेट है और हमने उसका पेमेंट करा है। आई थिंक यहां तक का डिस्कशन क्लियर है। किसी का कुछ नोट करना बाकी रह गया तो आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, विच इज टॉपिक नंबर 3। लिखिएगा प्लीज ध्यान से, मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। यहां से हमारा प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट होता है, मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। सर मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। हमारे पास सिलेबस में ऐसे तो गुडविल को वैल्यू करने का बहुत सारे मेथड्स है, बट हमारे क्लास 12 के करिकुलम में 3 मेथड्स हम लोग को प्रिस्क्राइब किया हुआ है। सबसे पहले मेथड का आप नाम लिखना, मेथड नंबर 1, विच इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। दिस इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर यहां पर गुडविल का वैल्यू कैसे निकलता है देखिएगा। सर यहां पर गुडविल का फॉर्मूला बनता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट समझाएगा हम आपको एक एक आइटम को डिटेल में, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। बड़े आराम से आप इसको लिख लो। ठीक है, अब हम आपको एक ही चीज को समझाते हैं। सर नॉर्मल वर्ड हम आपको नेक्स्ट थोड़ा सा रुक के समझाएगा, पहले हम आपको बताते हैं सर एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया। सर एवरेज प्रॉफिट का मतलब तो देखो हम लोग को पता है, बट फिर भी आप सुन लो एक बार। सर एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं? सपोज मान लो आपको 4 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, ईयर 1, 2, 3 एंड ईयर 4। 4 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। से दिस इज 10 लाख, दिस इज से 40 लाख, टोटली आपको 4 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको पूछा सर इसका एवरेज निकालो, तो सर एवरेज तो हम लोग 11 में सीख कर रहे हैं, फिर भी हमें बता देते हैं। सर एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, टोटल आप अपने पहले प्रॉफिट को ऐड कर लो। सर 40, 50, 60, 70, 80। सर 80 लाख को हमने ऐड कर लिया, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 जो आप लोगों ने स्टैट्स में पढ़ रखा है, तो सर एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ गया 20 लाख रुपीज। सिंपल जो आप एवरेज सीखा है, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स जितना आपको दिया हुआ है। तो सर ये तो आ गया। सर नॉर्मल वर्ड हम आपको अभी सम करेगा तो उसको लेके समझाएगा। सर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब क्या है? सर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब क्या है? देखिए, ये जो आप 20 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमा रहे हो, ये जो आप 20 लाख रुपीस का और एन एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हो, आपको क्या लगता है कि कितने सालों तक ये प्रॉफिट आप कमांड कर पाओगे? कितने सालों तक उस बिजनेस को लगता है कि मार्केट में उनका डोमिनेंट पोजीशन बना रहेगा? कितने सालों तक आपको लगता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रॉफिट बना पाओगे? फॉर हाउ मेनी इयर्स आर यू एक्सपेक्टिंग टू मेंटेन दिस डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट?
अब सर आप बोलेगा ये तो अजम्पशन बेस्ड है। जी हाँ, ये अजम्पशन बेस्ड है। ये जो बिजनेस अपने खुद का गुडविल का वैल्यू निकालता है उनको अज्यूम करके इस नंबर को निकालना पड़ता है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सर हम लोग कैसे निकालेंगे? आपको निकालना नहीं पड़ेगा, आपको क्वेश्चन ये डेटा प्रोवाइड कर देगा। हम आपको खाली मतलब समझा रहे हैं कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब क्या हो गया। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब होता है कि ये जो आप ऑन एन एवरेज 20 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमा रहे हो, क्योंकि आप बोल रहे हो सर मार्केट में मेरा गुडविल है, मतलब आप शायद प्रॉफिट कमा रहे हो मोर देन योर कॉम्पिटिटर्स। तो कितने सालों तक आपको लगता है कि मार्केट में आपका एक दबदबा बना रहेगा? कितने सालों तक आपको लगता है कि मार्केट में आपका डोमिनेंट पोजीशन बना रहेगा? इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो आप यहां पर एक नोट ऐड करना, नोट ऐड करना। सर एवरेज प्रॉफिट का ये हो गया नोट नंबर 1, सर एवरेज प्रॉफिट का हो गया नोट नंबर 1, और सर नोट नंबर 2 हो गया नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का। तो नोट नंबर 2, number of year of purchase means for how many years, for how many years the business or the firm is expecting to maintain its dominant position in the market, its dominant position in the market, and thereby continue to earn profits more than its competitors. बड़े आराम से आप इसको लिख लो, हम थोड़ा साइड कर देते हैं। आप बड़े आराम से इसको लिख लो कि आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब क्या है, देख लो। इसका मतलब हो गया कितने सालों तक, फॉर हाउ मेनी इयर्स फर्म इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक्सपेक्ट मतलब सर ये अजम्पशन बेस्ड है। फर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मार्केट में अपना डोमिनेंट पोजीशन बना के रख पाएगा, एंड देयर बाय अर्न प्रॉफिट मोर देन द कॉम्पिटिटर। कितने सालों तक आपको लगता है कि मार्केट में आपका दबदबा बना रहेगा, और कितने सालों तक आप प्रॉफिट कमा पाओगे अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा। एक बार अगर आपका इसको लिखना हो गया, हम 2 मिनट वेट करें, या तो आप वीडियो को पॉज करके बड़े आराम से लिख लो, और अगर आपका हो गया तो पहले हम आपको जितना कुछ बताया उस पर क्वेश्चन कराते हैं, और फिर हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, 1 सेकेंड देना आप मेरे को। ये हमारा बुक है, जिस बुक को हम लोग क्लास में फॉलो करते हैं, जो हम आपको ओरिएंटेशन क्लास में भी दिखाया था। और एक बार हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो कुछ आपको अभी हम जो आपका बोर्ड नोट्स था जिसको हम आपको लिखवाया नहीं, वो सब कुछ आपको बुक में यहाँ पर लिख के दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करोगे, बाद में आपको बताएगा कि ये जो हम बनाए इसका पर्पस क्या है, ये सब बाद में आपको समझाएगा जैसे से हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो देखो, जैसे गुडविल का मतलब क्या था ये मैंने आपको यहाँ पर लिख के दे दिया। फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या था हम आपको बता दिया। ये जो हम आपको टेबल बना के बताया था ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। और ये जो 2012 का केस स्टडी था फेसबुक इंस्टाग्राम का, ये भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको आप बाद में रिवीजन कर सकते हो। सर गुडविल कैसे बिल्ड होता है ये मैंने आपको बता दिया। सर ये वाला जो है AS26 था, इसको डिटेल में आपको क्लास में लिखवा भी दिया। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले करेंगे, अच्छा ये गुडविल कैसे निकलेगा इसका डिटेल यहाँ पर स्टेप्स वगैरह भी आपको दिया हुआ है। कॉपी में मैं आपको शॉर्ट में लिखा दिया, और यहां पर स्टेप्स दिया हुआ है, ताकि आप जब एग्जाम के पहले रिवीजन करना चाहो तो आप केवल इसको पढ़ लो और आपको सब कुछ रिकॉल हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग गुडविल निकालेंगे। उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट, जो भी एडजस्टमेंट्स वगैरह आता है वो सब कुछ यहां पर लिख के बड़े आराम से दिया हुआ है। आप अभी करो क्वेश्चन नंबर 2, बड़े आराम से आप क्वेश्चन नंबर 2 मेरे को करके बताओ। जूम कर देते हैं हम थोड़ा सा। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। आप क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करो, आप इसको कर पाओगे। ये जो स्टार्टिंग का लाइन है ये केवल केस स्टडी टाइप का लाइन है, ऐसे ही लिखा हुआ है, जिसका अभी फिलहाल हमारे कोई काम का नहीं है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल एट 2 years परचेज। 2 year परचेज, अभी एक वर्ड आपको बताया, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। वही बोला कि 2 साल तक, 2 is द नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। 2 is द नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, मतलब ये जो बिजनेस है इनको लगता है कि 2 सालों तक इनका मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन बना हुआ रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ 5 years एवरेज, 5 साल का एवरेज को लेके। सर 5 साल का हम लोग को प्रॉफिट दिया हुआ है, 5 साल के प्रॉफिट को एवरेज लेके हम लोग को गुडविल का वैल्यू निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहां पर निकालो एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले आप निकालो एवरेज प्रॉफिट। हम वेट कर रहे हैं, आप प्लीज फटाफट एवरेज निकाल के बताओ।
सर 10,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000 प्लस 25,000 डिवाइडेड बाई 5। सारे को आप ऐड करो, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो अगर आप आईएससी से हो, और अगर आप सीबीएसई से भी हो तो भी क्लास के दौरान आप कैलकुलेटर यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर में प्लीज आप इंश्योर करो कि कैलकुलेटर को आप एकदम भी यूज ना करो। और जो लोग आईएससी से है वो तो बड़े आराम से कैलकुलेटर को घर क्लास कैसे भी यूज कर सकते हैं। आप इसको ऐड करो और मेरे को एवरेज मतलब बताएगा तो क्या, क्योंकि प्री रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप एक बार निकाल लो, हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं आपके लिए। 10,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000 प्लस 25, इन सारे को ऐड कर लो और इसको डिवाइड बाई 5 कर दो। तो अगर आप इसको ऐड करेगा तो ये कितना आएगा सर? 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 25, सर इसको ऐड कर कर निकल कर आता है 80,000। सर ऐड करके आ रहे 80,000। तो सर एवरेज कितना आएगा? 80,000 डिवाइड बाई, सर नंबर ऑफ ईयर कितना है? 1 2 3 4 और 5, तो 5 से डिवाइड किया एंड दिस शुड बी 16,000। 16,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आया। अब सर गुडविल कैसे निकलेगा? सर गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, सर एवरेज कितना निकला? 16,000। और 2 सालों तक हमको लग रहा है कि मार्केट में मेरा डोमिनेंट पोजीशन बना रहेगा, हेंस द आंसर इज 32। मतलब ये जो ए और बी पार्टनर का जो बिजनेस है, इन्होंने अपने गुडविल के वैल्यू को सेल्फ जनरेट किया है और इनके हिसाब से इनके गुडविल का वैल्यू कितना निकला? 32,000। माय क्वेश्चन इज सर क्या इस 32,000 के गुडविल को हम लोग अपने बैलेंस शीट में लिख सकते हैं क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज दिस इज अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सर ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसको हम लोग अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आई थिंक आपको मेरा बात क्लियर है? यस सर, एकदम एब्सोल्युटली क्लियर है। हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते और उसके पहले हमको आपको एक चीज समझाना पड़ेगा जो हम स्किप किया था यहां पर। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है, एवरेज नॉर्मल का मतलब क्या है? आप यहां पर एक नोट को पहले ऐड करना, एक नोट को ऐड करना, लिखिएगा वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट, वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट निकालते समय एनी अबनॉर्मल आइटम, समझाएगा इसका मतलब क्या है? एनी अबनॉर्मल आइटम मतलब अगर कोई अबनॉर्मल गेन है, कोई अबनॉर्मल एक्सपेंस है, कोई अबनॉर्मल लॉस है, इज टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द प्रॉफिट, इज टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द प्रॉफिट। आपको इसको अपने प्रॉफिट से एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसको आपको हटा देना पड़ेगा, ठीक है? अब पहले हम आपको इसको थोड़ा बहुत समझाते हैं और फिर हम लोग इस पे ऊपर सम भी करेंगे। देखिए सर, सबसे पहला बात, अबनॉर्मल एक्सपेंस का कुछ एग्जांपल आपको दिमाग में आता है क्या? सर अबनॉर्मल एक्सपेंस या कोई अबनॉर्मल लॉस हो गया, कोई अबनॉर्मल लॉस हो गया, मान लीजिए एक्सपेंस की जगह आप एक काम करो, वर्ड ना लॉस ही लिखो, अबनॉर्मल लॉस। सोचो कोई अबनॉर्मल लॉस आपके दिमाग में आता है? ठीक सोच रहे हैं आप। लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, लॉस बाई बर्गलरी, किसी भी असेट को बेच के कोई लॉस हुआ, ये सारा आपका अबनॉर्मल लॉस है। सर अबनॉर्मल लॉस मतलब जो मेरे बिजनेस में रेकरिंग बार बार नहीं होगा। लॉस बाय फायर सर बार बार नहीं होता है, मतलब हो गया तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली लॉस बाय फायर अबनॉर्मल आइटम होता है। लॉस बाय थेफ्ट, चोरी होना, लॉस बाय बर्गलरी, या मान लो अगर किसी मैंने असेट को बेचा और असेट को बेच के मेरे को लॉस हो गया, ये सारा नॉन रेकरिंग टाइप का आइटम है, ये सब बार बार होने वाला आइटम नहीं है। और सर अबनॉर्मल गेन का कुछ बताओ। अब नॉर्मल गेन जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई तरह का इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है। अब सर इंश्योरेंस क्लेम कब मिलता है? सर अगर अबनॉर्मल लॉस होगा, अगर लॉस बाय फायर होगा और अगर हमने इंश्योरेंस करा के रखा होगा तो हमको उसके ऊपर इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। सर अगर मान लो कोई सर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, सर असेट को बेच के कोई प्रॉफिट हुआ, सर ये भी जितना भी आइटम है ये सारा नॉन रिकरिंग टाइप का आइटम है, ये सब बार बार नहीं होता है। तो और सर लॉस का एग्जांपल, सर लॉस का एग्जांपल हो गया जैसे मान लीजिए लॉस बाय फायर, सर लॉस बाय थेफ्ट, सर उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीन को बेच के लॉस हुआ, ये सारा क्या है आपका? सर ये सारा आपका अबनॉर्मल आइटम है। बोला क्या हम आपको? एवरेज प्रॉफिट निकालते समय अगर कोई भी तरह का अबनॉर्मल आइटम है उसको हम लोग क्या करेंगे? अपने प्रॉफिट से एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। सर कैसे हटाएंगे? हम आपको समझाते हैं एक एग्जांपल, देखिएगा। अच्छा चलो हम आपको एक वर्ड समझाते हैं, आप सुनना ध्यान से। आप एक चीज पहले एग्जांपल समझो, लिखना आप मेरे साथ साथ में। आपको मान लो यहां पर दिया हुआ है ईयर और आपको यहां पर डिटेल लिख के दिया हुआ है। सपोज ईयर है 2024 का,
ईयर है 2024 का, और ईयर 2024 में हमारा प्रॉफिट जो हुआ वो था मान लीजिए 10 लाख, और आपको बोला है इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर ऑफ ₹1 लाख, लॉस बाय फायर ऑफ 1 लाख, ऐसा आपको लिख के दिया है सर। 2025 दिया है और यहां पर आपको प्रॉफिट दिया है से 9 लाख का, 9 लाख का प्रॉफिट दिया है, और आपको यहां पर बोला है एक्सक्लूडिंग लॉस बाय थेफ्ट ऑफ ₹2 लाख। ठीक है, एक और एग्जांपल आप लिखना, 2026 में आपको दिया हुआ है प्रॉफिट मान लीजिए 10 लाख का, और आपको यहां पर लिख के दिया एक्सक्लूडिंग रेंट ऑफ ऑफिस ₹1 लाख। एक और लेते हैं सर, 2027 में प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 5 लाख का, और आपको यहां पर लिख के दिया है इंक्लूडिंग अबनॉर्मल गेन ऑफ ₹1 लाख। ठीक है, अब ये 4 चीजों को हम लोग को समझना है, और जो भी इनमें अबनॉर्मलिटी होता है उन लोग को हम लोग को हटाना है। पहले आप एग्जांपल समझ लो, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी हम आपको करा देगा, ध्यान से समझना। देखो, हम अज्यूम कर आपका लिखना हो गया, अगर आपका नहीं लिखना हुआ तो एक बार आप पॉज कर लो, पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो बड़े आराम से, हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं आपके लिए। डन, ओके। देखिए सर, क्वेश्चन यहां पर उठता है, सर क्वेश्चन उठता है इंक्लूडिंग का मतलब क्या हो गया? इंक्लूडिंग का मतलब क्या हुआ? सर इंक्लूडिंग का मतलब तो हम लोग को मालूम है यार। सर इंक्लूडिंग आप थोड़ी ना बताएगा इंक्लूडिंग, बट हमको बताना पड़ेगा। देखो, इंक्लूडिंग का मतलब होता है कि जो भी आगे आइटम आपको लिख के दिया है उन आइटम का आपके प्रॉफिट में एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। मतलब सर इस आइटम का जो भी एडजस्टमेंट होता है प्रॉफिट में, सर लॉस बाय फायर का क्या एडजस्टमेंट होता है? सर लॉस बाय फायर नॉर्मली मेरे प्रॉफिट से माइनस होता है, क्योंकि सर लॉस है तो प्रॉफिट से माइनस होगा, और इंक्लूडिंग का मतलब होता है कि वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है। ठीक है, वापस एक बार, सर लॉस बाय फायर क्या होता है? सर लॉस बाय फायर मेरे प्रॉफिट से माइनस होता है, क्योंकि वो लॉस है, प्रॉफिट से माइनस होगा, और इंक्लूडिंग का मतलब वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है। अब हम लोग को अबनॉर्मल चीजों को हटाना है। अब आप समझना ध्यान से, मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है 10 लाख रुपया, इंक्लूडिंग का मतलब आफ्टर एडजस्टिंग। सर किस चीज को एडजस्ट करने के बाद? इस लॉस को एडजस्ट करने के बाद। मतलब ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी मेरे प्रॉफिट से, ये जो 1 लाख रुपए का आपको, ये जो 1 लाख का लॉस दिख रहा है आपको, ये 1 लाख का लॉस ऑलरेडी मेरे प्रॉफिट से माइनस हो चुका है। मतलब इस लॉस ने मेरे प्रॉफिट को गिराकर कहां पर पहुंचा दिया? 10 लाख में। बट हम लोग को अब नॉर्मल के इफेक्ट को खत्म करना है, तो अब नॉर्मलिटी के कारण मेरा प्रॉफिट गिर गया। अब नॉर्मल को हटाने के लिए क्या करेगा? सर प्रॉफिट को वापस से बढ़ा देंगे, और अल्टीमेटली मेरा जो नॉर्मल प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 11 लाख रुपए का। सर नहीं समझ में आया, वापस एक बार समझाओ, वापस समझाते। देखो, मान लो मेरे बिजनेस का प्रॉफिट था एक्स रुपए का कुछ प्रॉफिट है, ठीक है सर। लॉस बाय फायर एक्सपेंस है, हाँ सर एक्सपेंस है, तो सर ये लॉस मेरे प्रॉफिट से माइनस होगा। सर कितने का? 1 लाख रुपए का। सर ये मेरे प्रॉफिट से माइनस हो चुका है। सर आपको कैसे पता? वर्ड बोले इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब माइनस हो चुका है, और सर माइनस होने के बाद कितना प्रॉफिट दिख रहे हैं? 10 लाख दिख रहे हैं। तो अगर मेरे को एक्स का वैल्यू निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 10 लाख में 1 लाख को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 11 लाख, और ये 11 लाख यहां पे लिखा। एक दो और एग्जांपल देखते हैं, आपको और क्लैरिटी आएगा। देखिए यहां पर सर बोला है एक्सक्लूडिंग लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट को एक्सक्लूड किया गया। मतलब सर ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ना 9 लाख का, सर ये प्रॉफिट अलग से है, और ये जो लॉस है इसको अलग से रखा हुआ है 2 लाख रुपए का। सर ये लॉस अलग है, सर ये लॉस जो है ये लॉस अलग है, सर लॉस अलग रखा हुआ है, और इस प्रॉफिट को हमने अलग से लिख के रखा है। सर प्रॉफिट अलग है, लॉस अलग है, प्रॉफिट अलग है, लॉस अलग है, और आप बोलते हो सर अब नॉर्मल। अच्छा सर ये लॉस कौन सा है? सर ये लॉस बाय थेफ्ट है। सर लॉस बाय थेफ्ट तो अब नॉर्मल है ना, और अभी आपने बोला सर अब नॉर्मल चीजों को हटा दो, और सर ये तो प्रॉफिट से ऑलरेडी हटा हुआ है, तो सर वापस से हटाने का जरूरत नहीं है, तो मेरा प्रॉफिट कितना रह जाएगा?
9 लाख रुपीस। वंस अगेन एक बार, सर लॉस बाय थेफ्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है? सर ये मेरे प्रॉफिट से माइनस होता है। हाँ सर माइनस होता है। एक्सक्लूडिंग का मतलब अभी तक ये माइनस हुआ नहीं है, मैंने प्रॉफिट को और लॉस को अलग अलग रखा है, एक्सक्लूड करके रखा है। और अभी आपने बोला अब नॉर्मल चीजों को हटाना है, और सर ये तो पहले से हटा हुआ ही है, तो सर इस 2 लाख का कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट रह जाएगा 9 लाख रुपीस। और एक देखो सर रेंट, सर रेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है? सर रेंट मेरे प्रॉफिट से माइनस होता है, रेंट खर्चा माइनस होता है। लेकिन सर रेंट इज अ नॉर्मल एक्सपेंस, रेंट इज अ नॉर्मल एक्सपेंस जो मेरे प्रॉफिट से माइनस होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या करा है? हमने इसको एक्सक्लूड करके रखा है। सर मतलब हमने 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट को अलग से लिख के रखा है, और ये जो मेरा 1 लाख रुपए का रेंट है इसको मैंने अलग से लिख के रखा है, अलग से। लेकिन सर रेंट तो नॉर्मल आइटम है, सर रेंट तो रेकरिंग है, नॉर्मली हर बिजनेस में रेंट लगता है, तो सर रेंट को क्या करेंगे हम लोग? अपने प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। सर माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि पहला बात रेंट इज अ नॉर्मल एक्सपेंस, और अभी तक वो मेरे प्रॉफिट से माइनस नहीं हुआ है। सर वो माइनस नहीं हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। 1 लाख के रेंट को 10 लाख के प्रॉफिट से माइनस करेंगे, और मेरा प्रॉफिट बन जाएगा 9 लाख रुपीस। ठीक है सर, एक और देखते हैं। सर अबनॉर्मल गेन हुआ है, सर अबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट क्या होता है? सर वो प्रॉफिट में ऐड होता है। अच्छा नेक्स्ट जो इसका क्लास आएगा ना, उस पर हम इसी टॉपिक पे और 7-8 एग्जांपल कराएगा, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगा। अभी खाली एक बार एक क्वेश्चन समझाने के लिए हम आपको कर रहे हैं। देखो सर अबनॉर्मल गेन हुआ 1 लाख का, सर अबनॉर्मल गेन क्या होगा? मेरे प्रॉफिट में ऐड होगा, गेन तो प्रॉफिट में ऐड होता है। और इंक्लूडिंग का मतलब ये मेरे प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, मतलब सर ये जो टोटल मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है, सर ये जो मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है 5 लाख रुपए का, इस 5 लाख रुपए के अंदर इंक्लूड इसके अंदर है क्या? सर 1 लाख रुपए का अबनॉर्मल गेन। सर इसके अंदर 1 लाख रुपए का अबनॉर्मल गेन है, बट मेरे को अपने प्रॉफिट में अबनॉर्मल चीजों को नहीं रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस 1 लाख को प्रॉफिट से बाहर निकाल देंगे, तो मेरा प्रॉफिट कितना बच जाएगा? सर प्रॉफिट रह जाएगा केवल 4 लाख रुपीस। आई थिंक आपको एक बार के लिए समझ में आया, मतलब इतना आपको समझ में आना चाहिए कि हम जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं वो देखो आप कनेक्ट कर पा रहे कि नहीं। और फिर क्लास 2 में इस पे वापस बहुत सारा डिटेल एग्जांपल लिए, तो वो आप लेगा, मतलब तो आपको बराबर समझेगा। देखो आप पहले ये आओ इस क्वेश्चन में, और आप क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 4 पहले डिस्कस करते हैं, फिर इसको कैसे करना उसका एक फॉर्मेट है वो हम आपको समझाएगा। देखो सर 2018-19 में हमारा प्रॉफिट हुआ 30,000 का, ठीक है। सर अबनॉर्मल गेन है, सर गेन का क्या ट्रीटमेंट होता है? सर गेन मेरे प्रॉफिट में ऐड होता है, और इंक्लूडिंग का मतलब वो ऑलरेडी मेरे प्रॉफिट में इंक्लूडेड है। ये जो 10,000 रुपीज का गेन दिख रहा है ये ऑलरेडी मेरे प्रॉफिट के अंदर है। बट सर अभी आप बोला अब नॉर्मल चीजों को हटाने, तो सर इस 10,000 को क्या करेंगे? हम लोग अपने प्रॉफिट से हटा देंगे, ठीक है। सर नेक्स्ट देखो, अबनॉर्मल लॉस है। सर अबनॉर्मल लॉस क्या होता है? सर अबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट से माइनस होता है, लेकिन ये एक्सक्लूड किया हुआ है, मतलब सर जो प्रॉफिट है ना 20,000 का, इस प्रॉफिट को हमने अलग से यहां पर लिख कर रखा है, और ये जो मेरा अबनॉर्मल लॉस हुआ, इस अबनॉर्मल लॉस को मैंने ऑलरेडी पहले से अलग करके रखा है। सर अगर पहले से अलग किया हुआ है तो उसका कुछ करना ही नहीं है, और प्रॉफिट अल्टीमेटली कितना रह जाएगा? 20,000 ही रह जाएगा, इसका कोई ट्रीटमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा। और बाद में आपको 2 प्रॉफिट तो डायरेक्टली दिया हुआ ही है, इसका तो कुछ करना ही नहीं है आपको। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे इसका एक फॉर्मेट है जो हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सर क्वेश्चन नंबर 4 देखो सर, ऊपर सबसे पहले लिखेंगे ऐसा ईयर, नीचे लिखेंगे हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट, सर उसके नीचे हम लोग लिखेंगे ऐसा एडजस्टमेंट। सर ईयर कौन कौन सा है पहले आप चेक कर दो, ईयर कौन सा चेक कर लो। सर 19, 20, 21, 22, इसको कॉपी कर लेंगे। 19 सर ईयर में लिखेंगे 2019, 20, 21 एंड 22 लिख दिया। अब सर क्या करेंगे? प्रॉफिट को कॉपी पेस्ट कर लेंगे जो दिया हुआ है, 30, 20, 20, 38, इसको कॉपी कर लेते हैं। सर 30, 20, 20 एंड 38 हो गया कॉपी। नहीं हुआ तो आप एक बार कर लो, हम वेट कर रहे हैं। अब सर करना पड़ेगा एडजस्टमेंट, तो सर एडजस्टमेंट में सबसे पहले लिखते हैं पहला वाला एडजस्टमेंट क्या करना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है? सर पहले वाले प्रॉफिट में अब नॉर्मल गेन उसके अंदर है,
तो हमने क्या बात किया सर, क्योंकि मेरे इस प्रॉफिट के अंदर ये अब नॉर्मल गेन है और अब नॉर्मल मेरे को हटाना पड़ता है, तो हम लोग इसको अपने प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। तो सर क्या लिखेंगे आप पर, लेस अब नॉर्मल गेन। हम लोग यहां पर लिखेंगे अब नॉर्मल गेन, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस 10,000 के प्रॉफिट को यहां पर माइनस कर देंगे। 10,000 के प्रॉफिट को हम लोग यहां पर माइनस कर देंगे। क्लियर है? ठीक है। सेकेंड आप देखना, सर अब नॉर्मल लॉस मेरे प्रॉफिट से माइनस होता है और वो एक्सक्लूडेड है, मतलब वो ऑलरेडी अलग रखा हुआ है, और अब नॉर्मल को तो अलग ही रखना पड़ता है, उसका कुछ करने का जरूरत नहीं है। मतलब यहां पर और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, आप सीधा एक लाइन को ड्रॉ करो और ये प्रॉफिट को निकाल लो कि आपका प्रॉफिट कितना बन रहा है। कितना आएगा सर, 30 में से 10 गया, ये बचा 20, सर ये भी बचा 20, सर ये आया 20, और सर ये आया 38, या 38। ठीक है। अब सर क्या करेंगे, अब सर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज निकालो आप, कितना आएगा। लेकिन सर एवरेज निकालने के पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोले कि सर गुडविल निकालना कैसे है। गुडविल कैसे निकालना है सर, ट्वाइस, दो गुना, दो गुना, ट्वाइस माने दो गुना। किसका दो गुना, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज का ट्वाइस। एक बार इसको लिखते हैं। सर गुडविल कैसे निकालने बोला, इसको छोड़ते एक बार। सर गुडविल कैसे निकालने बोला, सर गुडविल को निकालने का तरीका बोला, एवरेज प्रॉफिट लो 3 सालों का और उसका ट्वाइस कर दो। ठीक है सर, ये तो कर लेंगे, बट और भी कुछ बोले, और या फिर ट्वाइस, या फिर ट्वाइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज। तो सर इसको भी एक बार लिखते हैं। और एक तरीका बोला, एवरेज प्रॉफिट लो 4 साल का और उसका ट्वाइस कर दो। आगे देखो, विच एवर इज हायर, जो भी इनमें से हायर निकल जाए वो गुडविल हो गया। वापस पढ़ लो एक बार लाइन, ट्वाइस करना है किसका, एवरेज प्रॉफिट का, 3 सालों का या 4 सालों का, विच एवर इज हायर। 3 साल का एवरेज निकालो उसका ट्वाइस करो, या 4 साल का एवरेज निकालो उसका ट्वाइस करो, विच एवर इज हायर। तो इसको करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो, आप निकालो सर 3 साल का एवरेज निकालो। अब सर 3 साल कौन सा लेंगे, प्रॉफिट तो 4 साल का दिया हुआ है, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, लेटेस्ट 3 इयर्स लेते हैं। ऑलवेज टेक लेटेस्ट ईयर्स, लेटेस्ट 3 साल लेंगे। तो सर 38, 20, 20 का आप एवरेज निकालो। 38, 20, 20 का आप एवरेज निकालो। अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो आपका कैलकुलेटर पे आंसर आना चाहिए 26,000 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 52,000। ये आएगा आपका 52,000। करके देख लो आप एक बार। कभी भी अगर आपको बोलेगा 3 साल 2 साल, तो आपको लेटेस्ट लेना पड़ेगा, लेटेस्ट। सर 22, 21, 20 आर द लेटेस्ट 3 इयर्स, और 4 साल बोला है मतलब चारों का एवरेज ले लो। सर कौन सा लेंगे, 20, 20, 20 एंड 38, 4 साल का लेंगे। सर 20, 20, 20, 38 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज कमिंग 24,500, इसका ट्वाइस, तो ये आपका आएगा 49,000। अब आप देख लो सर दोनों में से हायर कौन सा है, सर ये वाला हायर है, और अगर सर ये वाला हायर है तो यही इस बिजनेस के गुडविल का वैल्यू बन जाएगा। आराम से आप देख लो, आराम से आप देख लो। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलो। आप बड़े आराम से कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप में। आप डिस्क्रिप्शन में हम अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी इसलिए दिया है कि अगर कोई क्वेरी वगैरह होता है तो आप आराम से मैसेज करो, कोई डाउट है तो पूछो। और अगर कोई टेक्निकल आपको कुछ नॉलेज चाहिए, कि कोई जानकारी अगर आपको चाहिए कि सर ऐप में क्लास कहाँ पर मिलेगा, रिकॉर्डेड कैसे मिलेगा, प्री रिकॉर्डेड जो भी होगा, वो आप डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिस का नंबर दिया, उसमें कॉल करके आप या मैसेज करके आप अपने डाउट वगैरह को पूछ सकते हो। ठीक है, हम ना आपको एक समरी बनवा दे रहे हैं जिससे जितना भी नॉर्मल अब नॉर्मल का एडजस्टमेंट होगा वो आपको बड़े आराम से समझ में आएगा। ठीक है, और आप उसको यूज भी कर सकते हैं क्लास के टाइम पे, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में इसमें बहुत सारा केसेस भी लेगा तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगा। पहले लेकिन मेरे साथ साथ ये टेबल बना लो। देखो, हम लोगों ने आइटम को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक हो गया आपका इनकम, दूसरा हो गया आपका एक्सपेंस। ठीक है सर, इनकम को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक हो गया आपका नॉर्मल, दूसरा हो गया आपका अब नॉर्मल। सर एक्सपेंस को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक हो गया आपका नॉर्मल, दूसरा हो गया आपका अब नॉर्मल। करेक्ट सर, नॉर्मल एक्सपेंस को हमने क्या करा,
दो पार्ट में अगेन डिवाइड किया, एक में बोला इंक्लूडिंग और दूसरा में बोला एक्सक्लूडिंग। सर अब नॉर्मल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, इंक्लूडिंग और एक बोला एक्सक्लूडिंग। ठीक है, नॉर्मल को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग। और अब नॉर्मल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग। ठीक है, अब आप इसको समझो। देखो, हम लोग को देखना है कि इसका प्रॉफिट में ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, ध्यान से समझना। अगर ये आइटम, सर अगर ये आइटम इनकम है और ये नॉर्मल है, सर नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल इनकम है, रेकरिंग, और ये मेरे प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, सर नॉर्मल इनकम है, प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड है, तो कुछ करने का जरूरत पड़ेगा क्या? द आंसर इज नो सर, कोई ट्रीटमेंट इसका करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये आइटम नॉर्मल है और अगर इसको मैंने अपने प्रॉफिट से एक्सक्लूड करके रखा है, सर आइटम नॉर्मल है, प्रॉफिट से एक्सक्लूड करके रखा है, उसको प्रॉफिट के अंदर ले लो क्योंकि वो नॉर्मल आइटम है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। दूसरा, सर अगर आइटम इनकम है और ये अबनॉर्मल है, अबनॉर्मल टाइप का इनकम है, कभी कभी होने वाला इनकम है, जैसे मान लो इंश्योरेंस क्लेम, और अगर ये मेरे प्रॉफिट के अंदर पहले से है, इंक्लूडेड है, तो इसको अपने प्रॉफिट से हटा दो, माइनस कर दो। और अगर सर ये अबनॉर्मल आइटम पहले से प्रॉफिट से एक्सक्लूडेड है, तो सर इसका कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। आगे, सर अगर ये आइटम एक्सपेंस है और अगर ये नॉर्मल एक्सपेंस है, नॉर्मल डे टू डे खर्चा, सैलरी रेंट टाइप का, और ये मेरे प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, मतलब ये जो एक्सपेंस है ये ऑलरेडी मेरे प्रॉफिट से इंक्लूडेड, मतलब माइनस हो चुका है, तो सर इसका कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये एक्सपेंस है और ये नॉर्मल एक्सपेंस है लेकिन इसको प्रॉफिट से एक्सक्लूड किया हुआ है, प्रॉफिट से अलग रखा हुआ है, तो आप क्या करो, इसको प्रॉफिट से माइनस कर दो, क्योंकि नॉर्मल खर्चा है, प्रॉफिट से माइनस होना ही चाहिए था, जबरदस्ती आपने इसको एक्सक्लूड करके रखा है। अगर सर एक्सपेंस अब नॉर्मल है, डे टू डे होने वाला आइटम नहीं है, अब नॉर्मल है, और अब नॉर्मल चीज मेरे प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड है, सर एक्सपेंस अब नॉर्मल है और उसको प्रॉफिट में इंक्लूड किया हुआ है, मतलब इस एक्सपेंस को ऑलरेडी प्रॉफिट से माइनस किया हुआ है। इंक्लूडेड का मतलब हो गया सर दिस आइटम इज ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम माय प्रॉफिट, ऑलरेडी इसको डिडक्ट कर दिया गया, तो क्या करो, इसको रिवर्स करने के लिए ऐड कर दो, ऐड करेगा तो अब नॉर्मल पार्ट हट जाएगा। अगर सर ये एक्सपेंस है, अब नॉर्मल आइटम है, और अगर इसको मेरे प्रॉफिट से एक्सक्लूड किया हुआ, अब नॉर्मल चीज प्रॉफिट से अलग रखा हुआ है, तो सर उसका कुछ करने का जरूरत नहीं है। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि टेबल आपको पूरा भी एक बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार आप इसको मेरे साथ साथ बना लो अपने कॉपी में, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे, और तब आपको टॉपिक और क्लैरिटी से दिमाग में समझ में आ जाएगा। अभी खाली इतना जितना हम बताया उसका हम आपको समरी बनवा दिया, ताकि एक बार आपको क्लियर हो जाए कि जो हम लोग पढ़े उसका समरी क्या है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो आप एक कमेंट करके मेरे को बता देना, हाँ सर अंडरस्टूड, ताकि मेरे को भी समझ में आ जाए। अगर आपका कोई सजेशन या कोई फीडबैक या कोई ओपिनियन है तो उसको भी आप बड़े आराम से मेरे को बता सकते हो, कमेंट करना है तो कमेंट कर देना, और अगर आपको पर्सनली कुछ भेजना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहेगा, उस पर आप कमेंट करके अपने डाउट, जो भी आपका सजेशन फीडबैक ओपिनियन है वो आप बता देना। और अगर वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग क्लास 2 में। जो क्लास 2 ये हम ऑलरेडी अलग से प्री रिकॉर्ड किया ताकि आपको समझ में आ जाए क्लासेस कैसे चलता है। क्लास 2 और 3 हाइब्रिड मोड का क्लास है जो हम इसी सेशन में लिए, इसी के आगे कंटिन्यूएशन मिलेगा आपको, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि जब ऑनलाइन क्लास होगा, हाइब्रिड मोड में क्लास होगा, तो आपको क्लासेस समझ में आ रहे हैं कि नहीं। ऑफलाइन अगर आपको आना है तो आप कैलकाटा में ऑफलाइन आके भी क्लास कर सकते हो, और अगर आपको ऑनलाइन मोड में क्लास करना है तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो, अब वीडियो को देख रहे हो तो आप इसको ऑनलाइन भी क्लास अटेंड कर सकते हो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं क्लास 2 में, बाय बाय।